नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरीज हिंदी में आपका स्वागत है। यदि आप भूत प्रेतों, तांत्रिकों और डरावनी कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारी और कहानियाँ भी सुने, वह भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अगर आप अपनी कहानी हमारे चैनल पर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ भी आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भैया, एक कप चाय देना। कुमार ने रेलवे स्टेशन पर एक चाय वाले से कहा। चाय तैयार होने लगी और कुमार इधर उधर देखते हुए स्टेशन का मुआयना करने लगा। वह पहली बार इस शहर में आया था और अभी अभी ट्रेन से उतरा था। कुमार नौकरी की तलाश में इस शहर में आया था। यहाँ उसका एक पुराना दोस्त सूरज भी रहता था जो यहीं पर नौकरी कर रहा था और एक अपार्टमेंट में रहता था। उसी के कहने पर कुमार यहाँ आया था। उसके दोस्त ने उससे कहा था कि वह नौकरी दिलवाने में उसकी मदद भी कर देगा और यहाँ उसे रहने की जगह ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाय लीजिए साहब। तभी चाय वाले की आवाज़ आई। कुमार ने चाय पी और तभी उसे उसका दोस्त सूरज नज़र आया। कुमार ने सूरज को आवाज़ देकर बुला लिया। तुम तो बिल्कुल टाइम पे आ गए। मैं अभी अभी ट्रेन से उतरा हूँ, कुमार ने कहा। हाँ, शहर की नौकरी ने सब काम समय पर करना सिखा दिया। सूरज के यह कहते ही दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इसके बाद दोनों ने ऑटो पकड़ा और चौड़ी चौड़ी सड़कों और भीड़ भरे बाजारों से होते हुए लगभग 20 मिनट के बाद वे मोक्ष अपार्टमेंट की ऊंची बिल्डिंग के नीचे खड़े थे। जगह तो बहुत बढ़िया लगती है। लगता है तुमने काफ़ी तरक्की कर ली है, कुमार ने कहा। इस पर सूरज कोई उत्तर न देते हुए सिर्फ मुस्कुरा देता है। सूरज चौथी मंजिल पर रहता था। जब वे लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे तो कुमार एक चीज़ देखकर चौंक गया। उसने देखा कि 1 से लेकर 20 फ्लोर तक के बटन लिफ्ट में थे, लेकिन 13वीं मंजिल का कोई बटन नहीं था। उसकी जगह खाली थी। कुमार ने तुरंत पूछा, 13वीं मंजिल का बटन क्यों नहीं है? इसके जवाब में सूरज ने सिर्फ मुंह पर उंगली रखकर कुमार को चुप रहने का इशारा किया। चौथी मंजिल पर सूरज के अपार्टमेंट में पहुंचकर कुमार ने लंबे सफ़र के बाद चैन की सांस ली। कुमार ने कहा कि वह सबसे पहले नहाएगा। सूरज ने उसे बताया कि बाथरूम उस तरफ है। जब कुमार नहा कर निकला तो अपार्टमेंट की खिड़कियों को देखकर वह चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, यार एक बात तो बताओ, तुमने इस दीवार की सभी खिड़कियां बंद क्यों कर रखी है? इनको खोलते क्यों नहीं? थोड़ा वेंटिलेशन भी होने दो। और तुमने इनके शीशों पर काला पेंट क्यों कर रखा है? और तुमने अभी तक यह क्यों नहीं बताया कि लिफ्ट में 13वीं मंजिल का बटन क्यों नहीं है? क्या वहाँ कोई नहीं रहता? इस पर सूरज ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, वहाँ कोई भी नहीं रहता और कोई रह भी नहीं सकता। और इन खिड़कियों को बंद ही रहने दो। इनका बंद रहना ही अच्छा है। और सिर्फ मेरे अपार्टमेंट की नहीं बल्कि मोक्ष अपार्टमेंट्स की सभी मंजिलों की खिड़कियां बंद हैं। सबकी खिड़कियां बंद है? ऐसा क्या है इनके पीछे? कुमार ने उत्सुकता से पूछा। इनके पीछे एक कब्रिस्तान है, सूरज ने कहा। कब्रिस्तान है तो तुम खिड़कियां बंद कर लोगे? यह क्या बात हुई? तुम इतने अंधविश्वासी कब से हो गए सूरज? कुमार ने कहा। जब से वह आया, सूरज ने भयभीत होते हुए कहा। वह कौन? कुमार ने उत्सुकता से पूछा। यहाँ के लोग उसका नाम नहीं लेते क्योंकि उसका नाम लेने से उसे ताकत मिलती है। तुम बस इतना समझ लो कि वह एक शैतान है, सूरज ने उसी भयभीत स्वर में कहा। कुमार ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह वाह, क्या कहानी सुनाते हो तुम। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। तुम इस पर किताब क्यों नहीं लिखते? तब सूरज ने कहा, तुम्हें यह मजाक लगता है, पर जब तुम जान लोगे कि यहाँ क्या हुआ था
तो कभी ऐसा नहीं कहोगे। मेरे पास टाइम ही टाइम है दोस्त, और मुझे भूतों की कहानी सुनना भी बहुत पसंद है। चलो मुझे कहानी सुनाओ। कुमार ने फिर से मजाक के लहजे में कहा। ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। और सूरज ने 13वीं मंजिल की कहानी शुरू की। कुछ साल पहले इस बिल्डिंग में एक क्रिश्चियन परिवार रहने आया था। 13वीं मंजिल पर उनका अपार्टमेंट था। उस परिवार में कुल 4 सदस्य थे। एक दंपत्ति एंथोनी और मैरी, और उनकी 2 बेटियां। बड़ी बेटी जिसका नाम डोरोथी था, उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ ही था, और छोटी बेटी अलीना स्कूल में पढ़ती थी। नए घर में आकर वह परिवार बहुत खुश था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका यह नया घर उनकी सारी खुशियां छीन लेगा। एक सुबह जब उनकी बड़ी बेटी डोरोथी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके हाथों और पैरों पर खरोंचों के निशान हैं। साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि वह बहुत थकी हुई थी। उठने के बाद भी उसे तेज नींद आ रही थी, मानो वह पूरी रात सोई ही ना हो। वह फिर से सो गई। जब उसकी मम्मी ने उसे जगाया तो उसने उनको बताया कि उसे बहुत थकान लग रही है, इसलिए वो आज कॉलेज नहीं जाएगी। अगले दिन फिर वही हुआ। जब डोरोथी सोकर उठी तो उसे हाथ पैरों में दर्द महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके कोहनियों और घुटनों पर खरोंचों के निशान और गहरे हो गए थे, और वे अब घाव बन गए थे। और आज उसे पहले दिन से भी ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। उसने यह बात अपने मम्मी पापा को बताई। उन्हें एक बार तो उनकी बेटी की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर उसके घाव देखकर उन्हें पता चला कि वह बिल्कुल सच बोल रही थी। उन्हें यह बात बहुत अजीब लगी और वे डोरोथी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो उसने बताया कि डोरोथी रात को ठीक से सो नहीं रही है, इसलिए उसे थकान महसूस होती है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि हो सकता है वह नींद में चलती हो और इसी कारण उसे चलते हुए खरोंचे लग गई हों। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि वह डोरोथी के माता पिता से अकेले में बात करना चाहता है। तब डोरोथी को बाहर भेज दिया गया और फिर डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता है कि डोरोथी रात को उठकर कहीं जाती है। आप लोगों को उस पर नज़र रखनी चाहिए। एंथोनी और मेरी को यह बात ठीक लगी और उन्होंने डोरोथी के कमरे में हिडन कैमरे लगवाने का फैसला किया। यह बात डोरोथी को पता न चले, इसलिए शाम को उसकी मम्मी अपनी दोनों बेटियों को शॉपिंग के बहाने बाजार ले गई। पीछे से एंथोनी ने डोरोथी के कमरे में छिपे हुए कैमरे लगा दिए और उन्हें अपने कमरे में लगे मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया। बस फिर क्या था, अब सिर्फ उन्हें रात होने का इंतज़ार करना था। रात हुई और मैरी अपनी दोनों बेटियों को उनके कमरे में सुलाकर अपने कमरे में आ गई, जहां एंथोनी मॉनिटर के सामने चौकन्ना होकर बैठा हुआ था। आधी रात के बाद करीब 12:30 बजे एंथोनी ने देखा कि डोरोथी अचानक नींद से उठी और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। वह वहां खड़ी होकर बाहर कब्रिस्तान की तरफ एकटक देखे जा रही थी। तभी वह उस तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगती है। एंथोनी ने अपने कमरे की खिड़की खोलकर देखा कि उसकी बेटी किसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, लेकिन उसे सुनसान पड़े कब्रिस्तान के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर जब उसने दोबारा मॉनिटर की स्क्रीन पर देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसकी बेटी अब वहाँ नहीं खड़ी थी। वह किसी भी कैमरे में दिखाई नहीं दे रही थी। वह कमरे में नहीं थी। यह देखकर एंथोनी ने तुरंत खिड़की से बाहर डोरोथी के कमरे की खिड़की की तरफ देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसकी बेटी पानी के पाइप के जरिए नीचे उतर रही थी। एंथोनी और मैरी भागकर डोरोथी के कमरे में जाते हैं और खिड़की से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोरोथी को जैसे उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह नीचे उतरती जा रही थी।
जब ऊपर से एंथोनी और मैरी उसे नहीं रोक पाए तो वे दोनों भागकर नीचे जाते हैं और उसके उतरते ही उसे फिर से रोकने की कोशिश करते हैं। अपने रास्ते में आई हुई रुकावट के कारण डोरोथी एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने पापा को इतना तेज धक्का मारती है कि वह कई फुट दूर जाकर गिरता है। एंथोनी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे वह उसकी बेटी नहीं कोई और ही है। अपने पिता को धक्का देकर डोरोथी सीधा कब्रिस्तान की तरफ चली जा रही थी। जब तक एंथोनी संभल पाता वह कब्रिस्तान के अंदर जा चुकी थी। लेकिन एक माँ बाप को अपनी बेटी को तो बचाना ही था, इसलिए वह दोनों भी उसके पीछे कब्रिस्तान के अंदर घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी एक कब्र के पास जाकर खड़ी हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वह किसी से बात कर रही हो, मानो उसके सामने कोई और भी खड़ा हो, लेकिन वह उन दोनों को दिखाई नहीं दे रहा था। एंथोनी और मैरी डोरोथी को पुकारते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उस तक पहुंच पाने से पहले ही कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक लेती है। वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दीवार उनके सामने आकर खड़ी हो गई है, जिसे वे पार नहीं कर पा रहे। वे बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन उस जगह से आगे नहीं जा पाते। ऐसा लगभग सुबह के 4 बजे तक चला। फिर डोरोथी कब्रिस्तान से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे उसके मम्मी पापा भी निकल जाते हैं, लेकिन अब उनकी हिम्मत डोरोथी से बात करने की नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। कब्रिस्तान से निकलकर डोरोथी पाइप के रास्ते अपने कमरे में पहुंच जाती है और उसके मम्मी पापा भी घर आ जाते हैं। सुबह जब डोरोथी उठी तो उसे फिर से थकान लग रही थी और घुटने और कोहनियों पर फिर घाव बन गए थे। डोरोथी को कुछ भी पता नहीं था कि रात को क्या हुआ था, इस कारण वह और ज़्यादा परेशान हो रही थी। उस दिन एंथोनी ने एक पादरी को घर पे बुलाया और उसे रात को हुई घटना के बारे में सब कुछ बताया। पादरी ने डोरोथी के कमरे में पवित्र जल का छिड़काव किया। फिर उस कमरे की खिड़कियों को ताला लगाकर बंद कर दिया गया। डोरोथी बार बार पूछ रही थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन उसके मम्मी पापा ने उसे कुछ भी नहीं बताया। उस रात एंथोनी फिर से मॉनिटर के आगे चौकन्ना होकर बैठा रहा, लेकिन इस रात कुछ भी असामान्य घटित नहीं हुआ। डोरोथी आराम से सारी रात सोती रही। सुबह के 4 बज चुके थे और एंथोनी और मैरी ने सोचा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी। तो क्या वह शैतान लौट आएगा? कहानी को बहुत ध्यान से सुन रहे कुमार ने पूछा। जब बुरी आत्माओं को उनकी पसंद की चीज़ नहीं मिलती तो वे और भी बुरी हो जाती हैं। सूरज ने कहा, तुम कॉफ़ी पियोगे? हाँ, पी लूँगा, कुमार ने कहा। सूरज कॉफ़ी बनाने लगता है और कुमार अपार्टमेंट में इधर उधर टहलने लगता है। तुम्हारा अपार्टमेंट बहुत बड़ा है, तुम्हें यहाँ अकेले रहने में डर नहीं लगता? कुमार ने कहा। इस पर सूरज ने गंभीर होते हुए कहा, हाँ, लगता है। जब रात होती है तब तरह तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी आवाज़ें जो ना तो कोई इंसान निकाल सकता है और ना ही कोई जानवर। लोग कहते हैं कि ये आवाज़ें उसी शैतान की हैं जिससे डोरोथी मिलने कब्रिस्तान में जाती थी। और हर रात 12 बजे के बाद यह आवाज़ हर मंजिल के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि दरवाजे के दूसरी तरफ क्या है। यह सुनकर कुमार भय के मारे सहम कर रह गया। तभी सूरज ने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो सच में डर गए। यहाँ कोई आवाज़ नहीं आती। ये कहानी तो मैंने अभी अभी बनाई है। तुम चिल करो और कॉफ़ी पियो। यह कहते हुए सूरज ने कॉफ़ी का मग कुमार के हाथ में थमा दिया। कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए कुमार ने कहा, आगे क्या हुआ? तब सूरज ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए
कहना शुरू किया। सुबह के 4 बजे तक कुछ नहीं हुआ। एंथोनी और मैरी को अभी कुछ पल की खुशी मिली ही थी कि तभी डोरोथी की चीख सुनकर उनकी ये खुशी एक पल में ही हवा हो गई। एंथोनी ने मॉनिटर की स्क्रीन पर देखा कि जैसे डोरोथी किसी अदृश्य चीज़ को दूर भगाने की कोशिश कर रही है। यह देखकर वे दोनों भागकर डोरोथी के कमरे में जाते हैं और उसे नींद से जगाते हैं। उसने एक भयानक सपना देखा था। जैसे ही वह नींद से जागी, वह अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह एक ही बात बार बार कह रही थी कि वह मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। जब वह सामान्य हुई तो उसने बताया कि सपने में कोई बहुत लंबा चौड़ा आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। उसके हाथ कुछ ज़्यादा ही लंबे थे और वह तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। उससे भागते हुए वह अचानक ठोकर खाकर गिर जाती है और वह आदमी उसके ऊपर चढ़कर अपनी लंबी लंबी उंगलियों और अंगूठों से उसका गला घोंटने लगा। तभी उसके मम्मी पापा ने उसे जगा दिया। यह सुनकर मैरी ने एंथोनी को अपने कमरे में ले जाकर उससे कहा कि अब उन्हें डोरोथी को सच बता देना चाहिए। इसके बाद दोनों कमरे से बाहर आए और उन्होंने डोरोथी को कब्रिस्तान वाली घटना और उन चोटों के बारे में बता दिया। डोरोथी अब सच जान चुकी थी और इसके बाद उसके व्यवहार में एकाएक बदलाव आ गया था। अब वह ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसे डर था कि कहीं वह शैतान फिर से उसके सपने में ना आ जाए। वह अब न ठीक से खा रही थी और न ही किसी से ज़्यादा बात ही कर रही थी। लेकिन जब अगले कुछ दिन कुछ भी असामान्य घटना नहीं हुई तो वह फिर से नॉर्मल होने लगी। एंथोनी और मैरी भी उसके सपने को महज एक सपना मानकर भूल गए। इस तरह 1 महीना बीत गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो डोरोथी और उसके माता पिता ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन डोरोथी और उसकी माँ मैरी घर पर अकेले थे। डोरोथी की छोटी बहन अलीना स्कूल गई हुई थी और एंथोनी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। सुबह के करीब 11:15 बज रहे थे। डोरोथी हॉल में सोफे पर बैठकर सब्जियां काट रही थी और उसकी माँ वहीं उसके पास बैठी स्वेटर बुन रही थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैरी ने कहा, मैं देखती हूँ कौन है। मैरी ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैरी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कौन था? डोरोथी ने पूछा। यहाँ के बच्चे भी ना बहुत शरारती हो गए हैं, दरवाज़ा खटखटाकर भाग जाते हैं। मैरी यह कहते हुए दोबारा सोफे पर बैठने ही वाली थी कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और अब की बार यह दस्तक पहले से दुगनी तेजी से हो रही थी। दरवाजे पर दोबारा हुई दस्तक ने दोनों को सावधान कर दिया। इन बच्चों को तो मैं सबक सिखाऊंगी, कहते हुए मैरी फिर से दरवाज़ा खोलने के लिए उठी। यह देखने के लिए कि दरवाजे पर कौन है, डोरोथी ने भी सब्जी काटते काटते दरवाजे पर नज़रें टिका दी। मैरी ने दरवाज़ा खोला। इस बार भी उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया, लेकिन डोरोथी को वहाँ कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वह डर के मारे कांपने लगी। सर्दी के मौसम में भी उसे पसीना आने लगा और उसे लगा जैसे वह खुली आंखों से वही भयानक सपना देख रही है। उसने देखा कि दरवाजे पर उसकी माँ के ठीक सामने काले कपड़े पहने लंबे हाथों वाला वही शैतान खड़ा था। मैरी को वह नहीं दिख रहा था। डोरोथी ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मम्मी दरवाज़ा बंद करो। इससे पहले कि उसकी मम्मी दरवाज़ा बंद कर पाती, वह शैतान उसकी मम्मी के आर पार होते हुए घर के अंदर दाखिल हो चुका था। मैरी जैसे ही दरवाज़ा बंद करके पलटी तो देखा कि डोरोथी चाकू हाथ में लिए हवा की तरफ किए हुए है।
वह डोरोथी के बिल्कुल सामने खड़ा था। तभी वह शैतान डोरोथी को ज़मीन पर पटक देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, इससे पहले कि उसके लंबे हाथ डोरोथी के गले तक पहुंच पाते। डोरोथी ने अपने हाथ में थमा सब्जी काटने वाला चाकू उस शैतान के सीने में उतार दिया, जिससे वह तुरंत ही लड़खड़ाने लगा और फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। डोरोथी को लगा कि उसने शैतान को मार दिया है, पर वो गलत थी। वह शैतान खड़ा होकर हंसने लगा, जैसे कि वह तड़पने का नाटक कर रहा हो, और फिर वह शैतान हंसते हंसते ही गायब हो गया। उसके गायब होते ही उसके सीने में लगे चाकू का सिर्फ हैंडल ज़मीन पर गिर जाता है। चाकू के हैंडल को देखकर मैरी को यकीन हो गया कि वह शैतान घर में आ चुका है। डोरोथी भागकर मैरी के गले लग जाती है और सिसक सिसक कर कहने लगती है, मुझे बचा लो माँ, मैं मरना नहीं चाहती। मैरी ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बेटी, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मैरी यह कह तो रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में अविश्वास साफ झलक रहा था और वह बेबसी भरी आंखों से वहाँ पड़े चाकू के हैंडल को देखे जा रही थी। एंथोनी जब घर आया तो मैरी ने उसे दिन में हुई घटना के बारे में बताया। एंथोनी अब समझ चुका था कि उनका सामना किसी छोटी मोटी शक्ति से नहीं, बल्कि एक बिगड़ी हुई आत्मा से था। उसने अगले दिन फिर से उसी पादरी को बुलाया। पादरी अपनी गाड़ी में आया। अंदर घुसते ही पादरी को काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ, और जब वह डोरोथी के कमरे में गया तो उसने कमरे के एक कोने में एक काली परछाई को खड़े देखा। यह देखकर पादरी बहुत डर गया और तुरंत ही उस कमरे से बाहर निकल गया। अफरा तफरी में उसने एंथोनी से कहा कि घर को शुद्ध करने के लिए उसे कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो उसके घर में रखी है। वह वापस उन चीज़ों को लेने के लिए अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी गाड़ी पलट गई, लेकिन सौभाग्य से उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। एंथोनी उसे देखने हॉस्पिटल में गया तो उसने बताया कि अब वह उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। जब एंथोनी ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि जब वह एंथोनी के घर से निकलकर अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक शैतानी शक्ति को सड़क के बीच में खड़े देखा। वह एकदम से प्रकट हो गया था और उसे ब्रेक लगाने का मौका भी नहीं मिला। उससे गाड़ी बचाने के चक्कर में गाड़ी सड़क के किनारे जाकर पलट गई। पादरी ने बताया कि इस शैतानी शक्ति से निपटना उसके बस की बात नहीं है और उन्हें किसी एग्जोर्सिस्ट यानी झाड़ फूंक करने वाले की सहायता लेनी चाहिए। मायूस मन से एंथोनी घर की तरफ निकल गया। शाम होने वाली थी तो एंथोनी ने सोचा कि घर के माहौल को थोड़ा हल्का बनाने के लिए उसे डोरोथी और मैरी के लिए कुछ लेके जाना चाहिए। यह सोचकर उसने सबके लिए थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की और डिनर भी बाहर से ही पैक करवा लिया। रास्ते में ड्राइव करते हुए एंथोनी सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने परिवार को कुछ नहीं होने देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि घर पर एक और अनहोनी उसका इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, यहाँ पर ख़त्म होता है कहानी का पहला भाग। अगला भाग जल्द ही पब्लिश किया जाएगा। कहानी का पहला भाग आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम ऐसी हॉरर स्टोरीज़ लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं 13वीं मंजिल कहानी के दूसरे भाग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।